की कोशिश कर रहे हैं। पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आपसे भी समझो जरा समीक्षा, पहले दूसरे फेज के बाद इसकी समीक्षा जरूरी है, इसके बाद फिर हम तीसरे फेज की तरफ बढ़ेंगे। कल परसों नरसों में तीसरे फेज, और क्योंकि अब दिलचस्प होगा। अभी जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी से थोड़ी देर बाद उधर कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक होनी है, और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इस पर फैसला होना है। तो इसलिए बहुत कुछ अभी आना बाकी है, पत्ते तो अभी खुलने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ है, क्या ये विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए आशान्वित करता है कि हां, आपके पक्ष में जाता हुआ ये चुनाव दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो क्यों है, और क्या कारण है कि अगर ऐसा है तो फिर वहां कहां गलती हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मोदी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वही स्टार प्रचारक हैं, उन्हीं के नाम पे चुनाव, हर तरफ उन्हीं का पोस्टर, पोस्टर में उन्हीं की तस्वीर। कुमार रविकांत जी ने एक तस्वीर जो खींच दी है, तो उसमें दोहराऊंगा नहीं, मैं उनसे सहमत हूँ। वोट परसेंटेज जो गिरा है वो एक संकेत दे रहा है, और वोट परसेंटेज ज़्यादा वहाँ गिरा है जहाँ बीजेपी का गढ़ है। और उस गढ़ में भी अगर आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वोट परसेंटेज वहाँ गिरा है जहाँ पे मान लीजिए कि लोकसभा की सीट है, उसमें 3 सीटें या 4 सीटें, 4 विधानसभाएं बीजेपी की हैं। उन बीजेपी वाली विधानसभाओं में वोट शेयर कम हुआ है। तो ये एक बहुत स्पष्ट संकेत जो है वो जा रहा है। लेकिन गलती कहाँ हुई है, और क्या ये गलती रिपेयर हो सकती है? क्या तीसरे फेज में हम मोदी को कुछ और देखेंगे? मोदी साहब की स्ट्रेटजी क्या है, उसकी गलतियां क्या? गलती नंबर 1, फेज बाय फेज मोदी जी का कोई अलग अलग हर फेज का इलेक्शन के कैंपेन की स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो, राहुल गांधी की स्पीचेस को अपना आधार बना रहे हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी नहीं है। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, बहुत नकारात्मक प्रचार है। वो क्या ऑफर करने जा रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या कह रहा है, वो उनके पास नहीं है बताने को। कांग्रेस क्या कर देगी आएगी तो, और एक तरीके से वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस आने वाली है और वो डरा रहे हैं। तो एक तो गलती दूसरी ये है। तीसरी गलती है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मीडिया। उस मीडिया पे उनकी बहुत है जिसकी क्रेडिबिलिटी ही लगभग खत्म हो चुकी है। राजीव जी, 2019 और 2024 में यही अंतर है कि 2024 का मीडिया बहुत अलग है और 2019 का मीडिया अलग है। गलती नंबर 4, 2014 की और 2019 की जीत की सही एनालिसिस उन्होंने नहीं की है। ये बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सरलीकरण होगा कि अगर उसको सिर्फ वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से अपनी जीत को इंटरप्रेट करेंगे। 2014 की जीत में बड़ा जो रोल था वो अन्ना मूवमेंट का था, जिसकी लहर पे सवार होकर मोदी जी आ गए। सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन के आरोप थे। 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पे था, पुलवामा बालाकोट पे था। जब हमला बाहर से होता है तो पूरा देश एक होकर जवाब देता है। चुनाव के दौरान ये हुआ था, चुनाव के ठीक पहले हुआ था, उसका असर चुनाव में हुआ। तो उसको ये मान लेना कि ये हिंदू मुसलमान का चुनाव था, ये गलत होगा। भारत की जनता अभी इतनी ऐसी इस्लामोफोबिक या सांप्रदायिक नहीं हो गई है जैसा बहुत प्रचार होता है। तो ये मोदी जी अपनी पहली 2 जो जीत हुई उसकी करेक्ट एनालिसिस उन्होंने नहीं की जी। 5वीं एक चीज राजीव जी जो बड़ी काम कर रही है, जो मैं तमाम फीडबैक मैंने लिए हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा मतलब एक ब्रेख्त की कविता है राजीव जी, बर्टोल्ट ब्रेख्त की जी, जिसका सार ये है कि आप राजा तो बदल सकते, जनता को नहीं बदल सकते। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जनता को बदल दिया है। जनता अब वो संदेश सुनना चाहती है जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसकी बेहतरी के लिए है।
जो एक प्रकार की नैतिक शिक्षा जो है वो जनता की हो चुकी है, वो कोचिंग हो चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इसलिए मोदी जी का जो संदेश है वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रहा है, जितना भी नकारात्मक संदेश हो। मोदी जी की स्ट्रैटेजी अभी क्या है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जिसका एक इम्पैक्ट चला गया ऑलरेडी, उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हर दूसरे दिन या हर रोज कोई एक नया शिगुफा छेड़ते हैं। कभी वो मुस्लिम लीग लाते हैं, कभी मंगलसूत्र लाते हैं, कभी वो सारे मुसलमानों को घुसपैठिया करते हैं, कोई बड़ी चीज करते हैं जिससे कि वो ध्यान हटे और सोशल मीडिया इस पर चर्चा हो। लेकिन दूसरे फेज में भी इसमें कामयाब नहीं हुए और तीसरा फेज और मुश्किल होगा इनके लिए, इसलिए राजीव जी, क्योंकि अब जनता के बीच में एक संदेश चला गया है और अब जो मोदी जी का एक हिडन फोर्सेस है, पर्दे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कॉरपोरेट है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, उसका समर्थन धीमे धीमे आपको तीसरे चरण के पहले तक खिंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके संकेत आपको आज से कल तक में मिल जाएंगे। और अगर अमेठी रायबरेली की घोषणा हो गई तो ये प्रोसेस और तेज होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार व्याख्या समीक्षा आपकी, और इसके जरिए पॉइंट वाइज जो आप बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो दौर है वो याद आता है। क्या फिर से वहां तक जा चुका है ये चुनाव? जरा हम हिंदू मुसलमान से अलग निकल के, बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे थे प्रेम कुमार जी, लेकिन उससे अलग निकल के जरा इधर आना चाहता हूं मैं, और जहां पर ये आरक्षण एक मुद्दा बन चुका है, लगता है आपको? राजीव जी, देखिए, अगर आप 2004 का चुनाव याद करें, 2004 का चुनाव मैं क्यों कह रहा हूं, 2009 का चुनाव उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। 2004 के चुनाव से में कांग्रेस ने सत्ता छीनी थी और लीडरशिप परिवर्तन के बाद छीनी थी। यानी सोनिया गांधी के लीडरशिप में पहली बार कांग्रेस के पास सत्ता आई थी, और वो क्या था, इंडिया शाइनिंग बनाम कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये था स्लोगन, कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ। जी। फिर वही आ गया, देखिए 20 साल बाद फिर हम उसी दौर पे है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो चाहे वो जातिवाद जनगणना की बात हो, आरक्षण की बात हो, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो, ये गरीब लोगों के साथ खड़े होने की बात है। और दूसरी तरफ भारत को महाशक्ति बनना है 2047 वगैरह वगैरह, बिल्कुल वही कैंपेन है, इंडिया शाइनिंग वर्सेस कांग्रेस का हाथ गरीब आदमी के साथ। दूसरी बात, देखिए, मैं हमेशा मानता हूं राजीव जी, पहले भी यहाँ कह चुका हूं, चुनाव हमेशा वाइट ब्रश से पेंट होता है। ये माइक्रो कि ये जाति ने ये वोट दे दिया, इसने वोट नहीं दिया, चुनाव में जो पार्टी हारती है उसको सब तरीके के समाज उसको नकारते हैं, जो पार्टी जीतती है उसको सारे समाज उसको वोट देते हैं। ये वाइट ब्रश से पेंट होता है चुनाव, और लगभग पूरे देश में एक जैसा होता है। अगर ये वाइट ब्रश से ना हो तो जो जाति धर्म की जो पॉकेट्स हैं, वो डेमोग्राफिक जो फिगर्स हैं वो तो बराबर होती हैं, अनुपात। बिल्कुल। फिर तो वो जो पार्टी को चुनाव हमेशा जीतती है वो पार्टी हमेशा जीतती रहेगी, जो जातिगत पार्टियां हैं वो हमेशा उतना ही वोट उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कम ज्यादा होता रहता है। 2-3 चीजें एक आध जो मैं बोलना चाहता हूँ राजीव जी अंत में, कि मोदी जी से चूक कहाँ हो रही है। किसान, छात्र, महिलाएं, ग्रामीण, शहरी, बेरोजगार, महंगाई, युवा, सीनियर सिटीजन, जिनका आपने रेलवे किराया खत्म कर दिया, कंसेशन खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दी,
यानी मोदी जी के पास किसी भी वर्ग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना वो एमएसपी की घोषणा कर रहे हैं, ना वो बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा है उसके लिए कोई एक सलूशन निकाल रहे हैं, ना वो महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, ना वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, ना वो छात्रों की बात कर रहे हैं, ना वो हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। तो जो समाज, पूरा देश एक तरीके की विषमता में फंसा हुआ है, उससे निकालने के लिए उनके पास सलूशन नहीं है। उनके भाषण आप सुनिए, 1 घंटा सुन लीजिए, उस 1 घंटे के भाषण में आपको कांग्रेस क्या क्या करेगी आने के बाद वो मिलेगा, आप क्या करेंगे वो नहीं मिल रहा, सलूशन नहीं है जी। और एक आखिरी बात ये कह रहा हूँ राजीव जी, देखिए मैं तो उसको, राजनीति को समाज के दायरे से जाकर समझने की कोशिश करता हूँ। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक वैल्यूज हर 10-15 साल में वो रिसाइकलिंग होती है उनकी। नई जनरेशन आती है, पुरानी जाती है, नए विचार आते हैं, नए सोचने का तरीका आता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी एक नया बड़ा रोल प्ले करती है। अब मोदी जी के भाषण आप सुनिए, वो भाषण 2014 वाले हैं, वो रिवाइज नहीं हुए। सोसाइटी रिवाइज हो गई, सोसाइटी चली गई आगे, जी। सोसाइटी की ट्रेन लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई, वो मुरादाबाद में खड़े। ये दिक्कत है मोदी जी के साथ राजीव। जी जी, एक वीडियो जल्दी से दिखा करके और जल्दी